गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और अहम खबरों से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, उम्मीद है, दुआ है आप जहां कहीं पे भी हों खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हों। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं ज़िशान बशीर। नाजरीन, आज उज़ैर चूँकि मौजूद नहीं हैं अपनी कुछ मसरूफियात की बिना पर, तो ये जिम्मेदारी और ये फ़राइज़ जो है वो मुझे सौंपे गए हैं। और इस प्रोग्राम का तो आज मैं मेज़बान हूँ, लेकिन नजफ आपके लिए मैं शायद मेहमान नहीं, आप मेज़बान ही हैं। और हमेशा की तरह प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल न्यूज़ ऐड करेंगे, सोशल इशू पे बात करेंगे, वेदर अपडेट्स भी देंगे, हेल्थ इशू पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ खेल के मैदानों से भी खबरें शामिल करेंगे। तो अगर कोई सेगमेंट मिस हो जाता है आपका तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सेगमेंट एंजॉय कीजिए। हमें बताइए आपको कैसा लगा। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम हमेशा अपने नाजरीन को वेदर अपडेट्स देते हैं, मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। तो आइए मौसम की तरफ चलते हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। बलाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया है। आसमान से चांदी की बरसात से कुदरत के हसीन नज़ारे मजीद निखर गए हैं। शहर कायद में भी सर्दी की शदीद लहर के बायस पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी से गिलगित में कम से कम पारा -6 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -11 और ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर। वादी में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी के बाद कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां शदीद सर्दी का राज है। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर -5 और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और अब मजीद आगे चलते हैं, आपके साथ जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की धरती पंजाब का, जहां बेशतर अजला में धुंध और बादलों के डेरे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं। वहां पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब चलते हैं मुल्तान की तरफ। वहां पर कम से कम पारा 4 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को की है, जबकि सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, जेहलम और रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई है। और अब आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां शदीद ठंड पड़ रही है। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -5 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का, जहां बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 10 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सखर, शिकारपुर, कश्मीर समेत कुछ इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है।
अच्छा जी, मुल्क भर में दर्जा हरारत क्या है वो तो नजफ ने बता दिया आपको। ज़रा बर्फ़बारी की बात कर लेते हैं, वो किन इलाकों में जारी है। बालाई इलाके चूँकि इस वक्त बर्फ़ की सफ़ेद चादर लपेट चुके हैं। वादी नीलम और लीपा की बात करें तो यहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला मुसलसल जारी है और इससे कुदरती हुस्न में भी मज़ीद इजाफा हो चुका है। बिल्कुल, और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर से कामरान मुगल की ये एक रिपोर्ट देखते हैं। आइए कामरान मुगल से बात करते हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली वक्फे से बारिश का सिलसिला आज थम चुका है और दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मौसम खुश्क है, जबकि बालाई इलाका जात की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फ़बारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो चुका है। वादी नीलम के जो बालाई इलाका जात हैं, जिसमें वादी अलमत, गुरेज़, ताओबट, शारदा, केल, शोंटर, रती गली और मुज़फ़्फ़राबाद का सियाती मकाम पीरचनासी, इस तरह लसडना, कोह मकड़ा और वादी लीपा के जो बुलंदो बाला मकामात हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी भी हुई है और मुतअद्दिद मकामात की राब्ता सड़कें बंद हैं, जिनमें से वादी लीपा की और वादी नीलम के जो बालाई इलाका जाते हैं, जिसमें ताओबाट, वादी शोंटर, गुरेज़, रती गली की जो राब्ता सड़कें हैं वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी हैं, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा STMA की जानब से खुसूसी तौर पर सियाहों को हिदायत जारी की गई है कि वो बालाई इलाका जात में सफ़र करते हुए एहतियाती तदाबीर ज़रूर अख्तियार करें, चूँकि मुतअद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आमदा 12 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जी ठीक है, कामरान मुगल हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, बर्फ़बारी जारी है, मौसम तो सर्द है पूरे मुल्क का ही, लेकिन अगर हम सियासी मौसम की बात करें नजफ तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है। शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। मुल्की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है, हुकूमत PTI के दरमियान मुज़ाकरात में अभी तक कोई डेवलपमेंट भी सामने नहीं आ सकी। मुज़ाकराती कमेटियों के 2 इजलास हो चुके हैं मगर कोई इसका नतीजा नहीं निकला है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत बार बार तहरीक इंसाफ से तहरीरी मुतालिबात पर इस्रार कर रही है मगर PTI तहरीरी मुतालिबात शेयर करने से इनकारी है। असद कैसर का ये कहना है कि बानी PTI से हुकूमत मुलाकात नहीं करवा रही। इसका मतलब है कि वो गैर संजीदा है। जब बानी से मुलाकात होगी, मुशावरत करेंगे तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी जंग तेज हो गई है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पीपल्स पार्टी एतराज़ उठा रही है कि इसे हुकूमत के अहम फैसलों में एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जिस पर वो हुकूमत की हिमायत ख़त्म करने की धमकियां भी दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की आदत ने रहनुमाओं को गाइडलाइन दे दी है और हुकूमत की पॉलिसीज़ पर खुलकर मुखालफत करने की इजाज़त भी दे दी है। जी हाँ, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। काज़िम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि PTI की वजह से 12 दिन में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। इन मुज़ाकरात में आखिर रुकावट है क्या अब तक? देखिए जी, मुज़ाकरात में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हुकूमत डिमांड कर रही है, कुछ चीज़ें तहरीक इंसाफ वालों की ख्वाहिश है, तो मुज़ाकरात में डेडलॉक इतनी जल्दी तो नहीं आता। अभी जो भी डिस्कस हुआ पहले 2 मीटिंग्स के दौरान, उसमें हमने देखा जो एलामिये जारी किए गए वो तो बड़े हौसला अफजा थे। अब अचानक हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेडलॉक आ गया है और तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ रिटर्न नहीं दिया जा रहा, तो ये शो करता है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दोनों उस पोजीशन को लेना चाहते हैं कि जहां से उनके लिए मुड़ना आसान हो। अगर कल मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, कुछ और होता है, तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए दोनों के पास मवाद होना चाहिए। तो यकीनन कुछ ना कुछ मसाइल तो हैं, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल डेडलॉक आ चुका है, अगर तहरीक इंसाफ वाले कुछ रिटर्न नहीं दे रहे, इरफान सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे हैं, तो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद वो अपना रिटर्न चीजें देंगे। तो क्या मुलाकात हुकूमत ने करवा दी? गुज़िश्ता रोज भी वो कमेटी के मुज़ाकराती कमेटी के लोग कहते रहे कि हम हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो दोनों तरफ से गिले शिकवे हैं। बिल्कुल ठीक। अदर साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि PTI ने पहली मीटिंग में वादा किया था कि वो तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेंगे और अब असद कैसर कह रहे हैं कि वो ज़ुबानी मुतालबात को ही आप तहरीरी समझे। PTI हुकूमत के साथ तहरीरी मुतालबात शेयर करने से इनकारी क्यों है? क्या वजह नज़र आ रही है आपको?
देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मुतालबात हैं, जो अब एलामिया आप जारी करें, मीटिंग होगी, उसका एलामिया जारी किया जाएगा, उसके अंदर आप मुतालबात लिख दें। ज़रूरी है कि आपने तहरीके इंसाफ से लिखवाना है कि बखिदमत जनाब SDO साहब कि हमारे ये मुतालबात हैं, वो अगर वो लिख के दे रहे तो या तो आप मुज़ाकरात फिर ख़त्म कर दें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्टिकिंग पॉइंट कैसे हो सकता है। जब आप वहाँ पे बैठ के घंटों उनसे बात करते हैं तो उनके मुतालबात तो सामने आते हैं। अब उसमें दो मेन मुतालबात हैं कि कमीशन बनाना है और उसके साथ साथ आप वो जो बात करते हैं सियासी कैदियों की रिहाई की, अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो दीगर सियासी कैदी हैं उन तक भी हमें रसाई दी जाए। अब बहुत सारे जो सियासी कैदी हैं जैसे उमर चीमा साहब हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, इन सब के मुकदमात दहशतगर्दी के अदालतों में चल रहे हैं। और दहशतगर्दी की अदालतें इसलिए कायम की गई थी कि वहां पे फौरी इंसाफ मिलेगा, मुकदमात तेजी से चलाए जाएंगे। अब आप इनको देख लें कि साल से ज्यादा हो गया है, ये लोग जेलों में पड़े हुए हैं, इनके मुकदमात आगे नहीं चल रहे, इनकी जमानतें आगे नहीं हो रही। तो दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है कि अगली मीटिंग में कोई लिख के इनको मुतालबात दे दे, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। आपने बात की है सियासी कैदियों के हवाले से, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के कैदियों की अगर बात की जाए, इन वाक़यात में जो गिरफ्तार हुए थे PTI के सैकड़ों कारकुनान, उनको रिहा करके अब खैर सगाली का पैगाम भी दिया जा रहा है। इन मुज़ाकरात के लिए एक साजगार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात में किसी भी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को आखिर तैयार क्यों नहीं है? देखिए जी, जो लोगों को रिहा किया जा रहा है, जमानतें दी जा रही हैं, अगर किसी को जमानत मिली है तो अच्छी बात है। उसके अलावा आपने देखा कि जिन लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं हुई उनकी सजाएं भी माफ़ की गई। लेकिन एक मौक़िफ़ ये भी है कि जब ये सारी सजाएं हाई कोर्ट में आएंगी तो वहाँ पे इन सजाओं का कायम रहना इतना आसान नहीं होगा। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मामलात को हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। तो एक गुडविल जेस्चर तो हुकूमत की तरफ से आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे यह भी तासुर मिलता है कि जो सारा अदालती अमल है, चाहे वो इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो फैसला है वो महफूज है, वो सुनाया नहीं जा रहा। उसकी वजह से भी ये तासुर मिलता है कि हुकूमत इस अदालती अमल को, इस कानूनी अमल को लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है, एज ए बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ात इजहार किया जा रहा है। बाकी दोनों तरफ से कुछ लिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को भी कुछ मामलात के ऊपर लचक दिखानी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन से इन मुतालबात का सामने आना हो या फिर मुज़ाकरात का शुरू होना हो, मुझे ये लगता है कि कोई हतमी नतीजा इसका नहीं निकलेगा। दोनों ही फरीक जो हैं वो एक दूसरे को एंगेज रखना चाहते हैं कुछ अरसे तक। अब देखते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। सही। अतर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि दोनों तरफ से ही लो और दो की जो एक पॉलिसी है उस पर अमल तो किया ही जाएगा। इस हवाले से भी बताइए कि PTI की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुज़ाकरात में हुकूमत के बेख्तियार है और इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। इदारों के इनकार के बावजूद PTI इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उससे इतफ़ाक़ करें या मैं इतफ़ाक़ करूं या आप इतफ़ाक़ करें। वो ये कहते हैं कि मामलात जो हैं वो इस हुकूमत के हाथ में नहीं है। अच्छा। मामला कहीं और सेटल होगा, मामला इस्टेब्लिशमेंट ने देखना है, तो लिहाजा हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रात को भी मेरी रऊफ़ हसन साहब से बात हो रही थी और सुनो न्यूज़ के ऊपर ही हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की, बुनियादी तौर पे इनके ज़रिए हम किसी और से ही बात कर रहे हैं। तो वो तो बार बार इस चीज़ का इजहार करते हैं। फिर जो रात को इमरान खान साहब की ट्वीट आई उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अगेन उनको खटपुतली कहा गया, बल्कि और भी बहुत कुछ कहा गया। तो उससे तो लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी यही समझती है कि मामलात हुकूमत के हाथ में नहीं है। ये तो 17-18 सीटें जीत के इनके हवाले हुकूमत कर दी गई है। ये खुद किसी के सहारे बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें क्या देना है, असल मामलात तो कहीं और सेटल होंगे। तो ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत में या आप इससे एग्री करें। अपार्ट फ्रॉम दीज डायलॉग्स एक और मामला भी है और वो है 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसका फैसला अब दूसरी बार मौखर किया गया है और अब इसके लिए 13 जनवरी की तारीख दी गई है। क्या वजह है कि इसको बार बार डिले किया जा रहा है? देखें जी, ये फैसला मौखर तो हुआ है, लेकिन उससे पहले एक सहाफ़ी ने खबर भी दी कि फैसला मौखर हो जाएगा। दूसरी दफ़ा दोबारा मीडिया में ये चीज़ आना शुरू हो गई। एक सहाफ़ी ने खबर दी कि ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो उससे बहुत सारे फिर क्वेश्चंस भी उठते हैं कि क्या
इंतज़ामिया को पहले पता होता है या हुकूमती सोर्सेज को पहले पता होता है, हुकूमत वालों को पहले पता होता है कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब ये जो भी फ़ैसला आएगा उसको देख के ही पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा साबित हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो तोशाखाना 2 का जमानत का तफसीली फैसला आया इमरान खान साहब की, वो बड़ा डैमिंग फैसला था। उसके अंदर बताया गया कि ये तो केस सिरे से बनता ही नहीं है। जो तोशाखाना के रूल्स थे 2018 के, उनके मुताबिक आपने सिर्फ रसीद जमा करवानी थी जो इमरान खान साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए करवाई। लेकिन 2023 में रूल्स में तब्दीली करके कहा गया कि जनाब साहब तोहफा भी जमा करवाना है, और फिर खान साहब के ऊपर यह केस बना दिया गया। और फिर जो उसमें गवाह है खान साहब के खिलाफ, वो गवाह है जिसने नैब से माफ़ी ली पहले और फिर इमरान खान के खिलाफ गवाही दी। तो उसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो गुज़िश्ता रोज़ का जो तफसीली फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने तो तोशाखाना 2 केस को बिल्कुल उड़ा के रख दिया। और इससे पहले भी जो केसेस हैं, इद्दत का केस हो जाए, साइफर का केस हो जाए, जब वो आला अदलिया में आए उनके साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में शायद प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा फैसला हुकूमत चाहती है कि सामने आए जिसके अंदर किसी किस्म का कोई लकूना ना हो। लेकिन एंड ऑफ द डे मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला सुनाना है, जब वो मुनासिब समझेंगे आइन और कानून के मुताबिक सुना देंगे। बिल्कुल ठीक। अतर साहब, आपने बड़े प्रिसाइजली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ज़रा इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ आते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हो गया और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में तावन के लिए 3 आला सतही वफूद ढाका भेजने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात, ये जो खित्ते हैं ताल्लुकाती, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, इस बारे में हमें बताइए। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, बड़ी अच्छी खबर है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, खित्ते में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिससे पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाहता। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो, किसी के खिलाफ हमारे कोई जारयाना अज़ाइम नहीं है। पाकिस्तान ने कभी किसी के हवाले से नहीं कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरी जानिब जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं, उनके जो अज़ाइम हैं वो आपको सामने नजर आते रहते हैं। पिछले दिनों वाशिंगटन पोस्ट की जो खबर आई, उसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये चीज़ें साबित की गई, बताया गया कि कैसे भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती रही है। उसी भारतीय हुकूमत की बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी पेनिट्रेशन थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे जज्बात को उभारते थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। बांग्लादेश में निसाब की तब्दीली का भी हम जिक्र सुनते हैं कि अब ज़ियाउर रहमान साहब को फादर ऑफ द नेशन लिखा जा रहा है, मुजीबुर रहमान को नहीं लिखा जा रहा। ये सारी चीज़ें तो हैं जहाँ पे हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी एक और चीज़ जो समझने की है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात थे उनसे हमने क्या सीखा। वहाँ पे इशू ये था कि जो हुकूमत थी वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी, वो ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठे हुए थे, अवाम पे जुल्म करते थे, अवाम को के जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे उनको रोंदते थे। तो हमने उनसे ये सीखना है कि खुदा न खास्ता हमने वैसी कोई गलती नहीं करनी। बाकी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना, हुकूमत की सतह पर कॉन्टैक्ट होना बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल में ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त। ठीक है, शुक्रिया। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्की सियासी हालात और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी बात कर रहे थे। सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा नजफ, के पाकिस्तान में जो सियासी गहमा गहमी है वो तो चलती रहती है, लेकिन हमें इसके साथ साथ मौशी इस्तेहकाम को भी देखना है। और मौशी इस्तेहकाम सिर्फ इस सूरत में आएगा कि जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो ये जो डायलॉग्स चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे और इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने। और इनका रिलेशन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही है। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने सियासत पे भी बात कर ली, हमने मौसम की भी बात कर ली, अब ज़रा खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। ऐसे तो एज आ क्रिकेट लविंग नेशन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं क्रिकेट के मैदान से, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात की जाए तो केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसके साथ साथ सीरीज़ में भी क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान ने चौथे दिन 478 रन बनाए थे और सिर्फ 58 रन का मामूली हदफ दिया था जनूबी अफ्रीका को, जो कि उसने बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया और 2 मैचेस की सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में मुसलसल तीसरी बार वाइट वॉश हुआ है और इस टेस्ट में उसे नवी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा ज़िशान, लेकिन दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ की टीम 19 साल बाद टेस्ट खेलने पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे
और पहला टेस्ट 17 और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। सीरीज के दोनों मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, सबसे पहले साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश कर दिया है, कौमी टीम की शिकस्त की वजह आप क्या देख रहे हैं एज ए एक्सपर्ट, और साथ ही साथ हमारी बॉलिंग में आपको कुछ धोखा या आपको लग रहा है गलतियां हो रही हैं, ये बैटिंग फ्लॉप हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए नजफ, अगर से ओवरऑल समराइज करें तो ये हर चीज का डिजास्टर नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हम अभी टेस्ट रैंकिंग के अंदर 7वें नंबर पे खड़े हैं, और अगर हम देखें तो सिर्फ ओडीआई एक फॉर्मेट ऐसा है जो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। T20 भी हम अच्छा नहीं खेल रहे। अगर हम देखें तो टेस्ट में भी यही प्रॉब्लम चल रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली हम टेस्ट की बात करें तो कप्तान से स्टार्ट करना चाहिए। कप्तानी में हमें काफी लैप्सेस नजर आते हैं। हम 2-3 सीरीज ऐसी हुई हैं जिसमें हमने टेल को आउट नहीं कर पाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने एक मैच के अंदर 5-6 खिलाड़ी आउट कर लिए, टेल को आउट नहीं कर सके, वो जीता हुआ मैच हमने गवा दिया। इसी तरह रिसेंट बांग्लादेश का आपको याद होगा, 26 पे 6 आउट करके हम पिंडी टेस्ट मैच में मैच को स्क्वीज नहीं कर सके। अभी रिसेंटली अगर देख लें तो 99 पे 8 आउट कर लिया हमने साउथ अफ्रीका के, 2 खिलाड़ी हम आउट नहीं कर पाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ कप्तान का रोल भी आता है, और जहां तक कप्तान अपने माइंड सेट और अपनी गेम अवेयरनेस से अपोजिशन को कहीं ना कहीं ट्रैप करके फिर विक्ट्री दिलवाता है, वो हमें नजर आता है कहीं ना कहीं अटैक करती है। दूसरा, बॉलर की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली 1.5-2 साल में हमारी जो टेस्ट बॉलिंग है वो इंतहाई दुनिया में कहना चाहिए सबसे बुरी चल रही है। हमारा कोई भी बॉलर, अगर हम जो गुड लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करने का कहते हैं तो एक अच्छी लाइन लेंथ पे वो बॉल नहीं कर पाता। जो टेस्ट की बॉलिंग कहा जाता है कि लंबा स्पेल, वो नहीं कोई कर पाता। फिर हमारी टीम सिलेक्शन का बड़ा मसला है कि आपको नजर आ रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक है तो आप स्पिनर को क्यों नहीं खिला रहे। ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो बड़े क्लियर और एविडेंट है कि हमारी टीम की डायरेक्शन टेस्ट की हद तक बड़ी बुरी नजर आ रही है। शान मसूद की अपनी कप्तानी के ऊपर जिस तरह मैंने कहा बड़े क्वेश्चन मार्क है। हर सीरीज की किसी एक इनिंग में रन करते हैं, 3-4 इनिंग्स उनकी टोटल डिजास्टर जाती हैं। फिर अगर कोई रन करते हैं तो कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। जैसे कल हमने देखा कि चले कि अगर बाबर की और उसकी शान मसूद की अच्छी पार्टनरशिप लगी तो रिजवान, साउथ शकील की बात कर ले, सलमान लिया की बात कर ले, रिजवान सीधी अगर आपकी विकेट जो बैटिंग पैराडाइज अगर विकेट है तो अगर आपको टोटल नहीं पा रहे, रन नहीं कर पा रहे तो इट्स मीन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो स्पिनर के लिहाज से तो आपने पहले जो इंग्लैंड से सीरीज जीती वो नुमान और साजिद के साथ आपने जीती, तो आपने उनको कैरी नहीं किया। नुमान को कैरी किया तो नुमान को आपने बाहर बिठाए रखा। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कहीं समझ नहीं आता कि थिंक टैंक क्या सोच रहा है, किस तरह चीजों को लेके चल रहा है। आई एम श्योर कि अब ऑब्वियसली आपने दोनों मैचेस जिस तरह आपने इंट्रो में कहा मुल्तान में खेले हैं, तो मुल्तान के अंदर ही हम इंग्लैंड को हराया था। आप स्क्वायर टर्नर बनाएंगे, स्पिनिंग ट्रैक बना के, डेफिनेटली इस हवाले से एक नई स्ट्रेटेजी इरफान मुरतब करने की ज़रूरत है। अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें जो कि शॉर्टर फॉर्मेट है, या अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान का रिकॉर्ड उसमें कदरे बेहतर है, लेकिन चूंकि रियल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट कहलाती है उसमें पाकिस्तान की इतनी बुरी कारकर्दगी हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता जो सीरीज़ हैं उसमें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब ये साउथ अफ्रीका से शिकस्त हुई है, नेक्स्ट अब वेस्ट इंडीज़ के साथ ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। क्यों इस तरह की जो है वो बुरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ हम देख रहे हैं कौमी टीम की जानिब से? ये जिस तरह मैंने कहा ये सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट अच्छा खेल रहे हैं, हम T20 भी कदरे बेहतर नहीं खेल रहे। T20 पहले हम पास में 20 साल अच्छा खेलते रहे। अब मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह इवॉल्व हुई है, नई शॉट्स आ गई है, स्ट्राइक रेट बेहतर होता है तो हम उसमें लैग कर रहे हैं। ओडीआई का फॉर्मेट हमें बैटर को भी सूट कर रहा है उनके स्ट्राइक रेट के लिहाज से, उनकी गेम की जो एक कहना चाहिए टेम्पलेट बना हुआ है उसके लिहाज से, और बॉलर को भी वो शायद सूट कर रहा है। बट T20 में भी फंस रहे हैं हम, टेस्ट में भी फंस रहे हैं। उसके लिहाज से टेस्ट में ऑब्वियसली आपको हम मानता हूं मैं कि थोड़ा टाइम दिन लगता है, टीम बनती है, बट ये लड़के ऑलमोस्ट सारे के सारे 3-4 साल से खेल रहे हैं। कोई ऐसा लड़का नहीं है जो नया इंडा किया गया। सिर्फ आप अब्बास को कह सकते हैं कि आपने 3 साल के बाद चांस दिया, बट उनका भी हमें लगा कि जहाँ बॉल सीम और स्विंग कर रही है तो अच्छा परफॉर्म किया, जहाँ सीधी पिच आई तो वो भी बहुत एवरेज बॉलर लगे। तो हमें ऐसे लड़के डालने हैं जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर वो ये तखाशा ओवर की हो, जो एक बॉलर कम से कम 20-25 ओवर एक दिन में कर सकता है। हमने देखा कि
नसीम शाह भी करते हैं तो थक जाते हैं। अगर अब शाहीन को आपने रखा ही नहीं, मेरा मानना था कि इन पिचेस पे बिल्कुल ज़हीर, आप ठीक था। कह रहे हैं कि हमें नया टैलेंट प्रमोट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, 19 साल बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कौमी टीम में तब्दीलियों का कितना इम्कान है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। और क्या होम ग्राउंड पर कौमी टीम कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक 19 साल की बात है, ओबियसली 5-6 साल से दुनिया की हर टीम आके खेल चुकी है। वेस्ट इंडीज भी 1-2 साल पहले आके इन्होंने T20 ODI खेला था। तो बाकी तमाम दुनिया की टीम्स आती रही हैं, सिवाय भारत के तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई टीम नहीं आ रही। हाँ जी, जिस तरह आपने कहा कि वेस्ट इंडीज 19 साल पहले आई थी, पाकिस्तान ने वो सीरीज अपने नाम की थी, तो पाकिस्तान ओबियसली मुझे लगता है कि इजीली ये सीरीज जीतेगा, क्योंकि आपको मालूम है क्या करना है। आपने स्पिनिंग ट्रैक बना के नुमान और साजिद को डक किया जाएगा और मेरा ख्याल है आप बड़े आराम से उनको गिरा सकते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप स्क्वायर टर्नर बना के और ओपोजिशन को गिरा लेंगे। आपके बैटर को और बॉलर को पूरी दुनिया में खेलना आना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली क्रिकेट खेल रही है, ये दुनिया की हर कंडीशन में जाके खेलते हैं। इनके बॉलर हर जगह आउट करते हैं, इनके बैटर हर जगह जाके रन करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ये करना। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब आपने ये लास्ट सीरीज है, इसके बाद 5-6 मंथ का आपके पास ले ऑफ पीरियड है, क्योंकि आपके टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी, फिर जून में फाइनल खेला जाएगा। उसके बाद फिर 2 साल का फिर स्पैन होगा जिसमें आपने नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेलना है। अब आपको इस सीरीज के बाद कप्तानी को भी देखना है, आपको उन प्लेयरों को देखना है जो 2-2.5 साल के लिए खेल सकते हैं। आपने ऐसे किसी प्लेयर के बैगेज को कैरी नहीं करना जो आपको लगे कि शायद चले अभी खिला लेते हैं, अगली सीरीज में फिर देखेंगे, अच्छा चले अगर रन किया तो ठीक है। इस माइंडसेट को आपके पास ये टाइम होगा 3-4 मंथ सोचने का कि नया कप्तान, नई सोच, वो बैटर जो लंबा खेल सकते हैं, वो बॉलर जो 2-2.5 साल आपकी टीम का पार्ट हो सकते हैं, इस पे आपने काम करना है। और ये देखिएगा आप कि भारत के बाकी भी जितनी टीमें हैं वो अपने प्लेयरों की छांटी करेंगे, वो फिल्टर करके उन्हीं यकीनन इरफान इस हवाले से पाकिस्तान को भी काम करने की ज़रूरत है और बोर्ड को इस हवाले से एक नया लाहे अमल मुरतब करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो टेस्ट क्रिकेट को भी बेहतर कर सके। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ है और क्रिकेट के हवाले से खासी सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर एक ख़बर जो है वो शामिल हमने करनी है, जो कि आलमी मंजरनामे से है, यूरोप से है। 13 साल इंतज़ार के बाद रोमानिया और बल्गारिया शेंगन के बॉर्डर फ्री जोन का हिस्सा बन गए हैं। इन दोनों ममालिक की शमूलियत के बाद अब शेंगन ममालिक की तादाद 29 तक पहुंच गई है। इन ममालिक के शहरी बगैर किसी सरहदी रोक टोक के दीगर शेंगन ममालिक का सफर कर सकेंगे। क्या बात है। वैसे तो रोमानिया और बुल्गारिया 2007 से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे, ताहम शेंगन जोन में शमूलियत के लिए इन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ा और इस इंतज़ार की वजह था ऑस्ट्रिया, जिससे इन ममालिक की शमूलियत पर एतराज़ था। अब ये एतराज़ वापस ले लिया गया है और शेंगन जोन में शमूलियत के बाद इन ममालिक की सरहदी चेक पोस्ट भी हटा दी गई है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें, तकरीबन 35 लाख अफराद रोज़ाना शेंगन की अंदरूनी सरहदों को अबूर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो शेंगन वीज़ा रखते हैं अपने पास, अब वो मज़ीद ममालिक के जो है वो सैर कर सकेंगे, वहाँ घूम सकेंगे। तो देखते हैं इस हवाले से मज़ीद अब क्या इक़दामात यूरोपीय यूनियन की जानिब से उठाए जाते हैं, क्योंकि रोज़ाना नए कानून बन रहे होते हैं, नई कानून साजी हो रही होती है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो होती हैं। तो इसी इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ और एक मज़ेदार ये खबर थी, बड़ी अच्छी खबर थी लोगों के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, आपने नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं हेल्थ सेगमेंट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में मौजूद सुर्ख मिर्च ना सिर्फ खानों को मज़ेदार बनाती है, बल्कि मुमकिना तौर पर कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज के इलाज में भी मददगार साबित होती है। अच्छा, ये एक बिल्कुल एक नई चीज़ मेरे लिए हैरान कुन भी है। और कि अब पाकिस्तानियों, खुसूसन अगर हम लाहौरियों की बात करें तो वो मसालेदार डिशेस के बहुत दिलदादा होते हैं, लेकिन सुर्ख मिर्च कैंसर में भी उसके इलाज में मददगार साबित हो सकती है। लाहौरियों की अगर कहा जाए ना, हांडी और खाना पूरा नहीं होता, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब सुर्ख मिर्च की अगर बात आई है तो इसमें एक ख़ास मुरक्कब मौजूद होता है जिसे कैप्सेसिन कहा जाता है, और ये कैंसर के खुलियात की नशोनुमा को रोकने की सलाहियत रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये साइंसी हकीकत है या महज एक मफरूज़ा है, और इसी पर बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है
मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुर्ख मिर्च और ये जिस मुरक्कब की बात की जा रही है कैप्साइसिन, क्या वाकई इसमें ऐसी सलाहियत मौजूद है कि कैंसर के इलाज में ये मददगार साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, कैंसर जो है ये ज़ाहिर है एक इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है इंसानियत के लिए और इसके शरह अमवात बहुत बढ़ रही हैं। और ये कैप्सिकम जो है, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है लाल मिर्च में, जैसे काली मिर्च में बायोपेपरिन है, एक उसका एक्टिव एपीआई हम कहते हैं, एक्टिव जो उसमें इंग्रेडिएंट होता है। तो जो कैप्सिकम है इसमें देखा गया है कि जानवरों में भी और लेबॉर्ट्री में भी कि इसमें सलाहियत है कि जो कैंसर के सेल्स जो बड़ी तेज़ी से बिला वजह प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, कि उन सेल्स को मल्टीप्लाई होने से काफ़ी हद तक रोकता है सर्टन कैंसर्स में। और लेकिन जो आम आपके सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनको डैमेज नहीं करता। ये उनको अपोप्टोसिस या सेलुलर डेथ का बायस बन सकता है, क्योंकि उनको एनर्जी जो मिलती है उन सेल्स को प्रोलिफरेट होने के लिए, ये उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये अभी कहना जाहिर है कि ये तो नहीं करता ये कि बिल्कुल कैंसर को ख़त्म कर दे, लेकिन कैंसर की ग्रोथ को स्लो कर देता है। बिल्कुल। अब फ्यूचर में ये रिसर्च हो रही है कि इसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है निकाल के अगर एज ए दवाई दिया जाए, अभी तो ये एज ए फूड सप्लीमेंट कहा जा सकता है, तो फिर शायद इसमें मुमकिन हो कि हम ज़्यादा आगे, जब तहकीक हो रही है अभी ख़त्मी तौर पे नहीं कहा जा सकता। और ज़्यादातर कैंसर जो इससे रिस्पॉन्स करते हैं वो ब्रेस्ट का है, जो औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है। बिल्कुल ठीक। प्रोस्टेट का है, जो आदमियों में सबसे कैंसर बहुत कॉमन है सबसे ज़्यादा, और कोलन का कैंसर है, बड़ी आंत का। ये 3-4 कैंसर्स हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली जो स्टमक का कैंसर है, जहाँ पे एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं इसी हवाले से बात करने वाली थी। ये बहुत ही हैरत अंगेज न्यूज़ है, तहकीक है हम सब के लिए कि लाल मिर्च जो है कैंसर को ख़त्म करती है, स्टॉपेबल बनाने की कोशिश करती है। मुझे ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइएगा कि ये कैप्साइसिन जो एक मुरक्कब है, ये सिर्फ किस पर्टिकुलर कैंसर के लिए बेहतर है, या ये अगर कहा जाए ऑलराउंडर है? नहीं, ये तमाम कैंसर्स के लिए नहीं देखा गया। इसको ब्रेस्ट और प्रोस्टेट और कोलन के कैंसर के लिए, जो कि सबसे ये कॉमन कैंसर्स हैं, उनमें इसकी इफादियत देखी गई है। लेकिन ये कैंसर को ख़त्म सर्टनली नहीं करती। वो डिपेंड करता है कि कैंसर की तशख़ीस किस, अगर वो स्टेज 4 कैंसर है जो फैल चुका है, उसमें भी ये स्लो डाउन ज़रूर करती है, लेकिन ये कहना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब होगा कि ये ख़त्म ही कर देती है उस कैंसर को। तो इससे ये पता चलता है कि अगर लाल मिर्च एक मॉडरेशन में इस्तेमाल की जाए, ज़ाहिर है किसी चीज़ को भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह भी होता है। सही। तो ये आपके को कैंसर से बचा सकती है। अगर कैंसर आपको हो गया है तो उसकी ग्रोथ को स्लो कर सकती है, ये नहीं करेगी कि ये रेडिकेट कर देगी। वो तो यही है कि अगर कैंसर की तशख़ीस जल्दी हो जाए, तो अगर ब्रेस्ट का कैंसर है, जब वो एक छोटी सी गिल्टी है उस वक्त तशख़ीस हो जाए, तो सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन करके क्योर किया जा सकता है। प्रोस्टेट का भी इसी तरह ही है कि अगर जल्दी पता चल जाए तो प्रोस्टेट को निकाल दिया जाए तो फिर आपकी क्योर हो जाता है। तो इसलिए ये एज एन एडजुवेंट थेरेपी ज़रूर इस्तेमाल हो सकती है। ये नहीं हम कह सकते कि ये बाकी कुछ ना करें और सिर्फ लाल मिर्च खाएं तो उससे इलाज तो डेफिनेटली हर बीमारी का ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से भी आपने कहा कि किसी चीज़ की ज़्यादती भी अच्छी नहीं होती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन ये जो कैंसर का जब इलाज चल रहा होता है, एक आम जो तरीका इलाज है केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं, उसके साथ इसको ऐड किया जा सकता है एज अ फूड सप्लीमेंट, या इससे कोई मदद हासिल की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है, अगर आप टॉलरेट कर लें। बहुत सारे लोग के लाल मिर्च को इसलिए टॉलरेट नहीं करते कि उनको जलन होनी शुरू हो जाती है पेट में, उनके अल्सर्स होते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं ये कैंसर के पेशेंट्स, तो उनमें ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें एसिड को फिर सप्रेस करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है अपने मुआलिज से मशवरे के साथ जो भी जिससे भी इलाज हो रहा है, डेफिनेटली इसको एज जैसे आपने कहा एज ए फूड सप्लीमेंट, एज एन एडजुवेंट, एड ऑन ज़रूर इस्तेमाल करें। शायद उनको कीमोथेरेपी
ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए उनकी, या रेडियोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। मकसद तो उनका भी यही है कि सेल्स को, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई अपने आप करना शुरू कर देते हैं, उनको मारा जाए। तो ये उनकी ग्रोथ को ज़रूर कम करती है, उनको ख़त्म नहीं करती उन सेल्स को। ये बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हमें बताइएगा, अमूमन जब भी सुर्ख मिर्च का जिक्र आता है तो लोग एसोफेगस में बर्निंग की बात करते हैं, लोग बात करते हैं जलन हो रही है, स्टमक इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि सुर्ख मिर्च का हमारी बॉडी पे और कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? देखें, अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों में शफा रखी है, चाहे वो सुर्ख है, चाहे वो काली मिर्च है, ये सारी इनमें बहुत अल्लाह ताला ने शफा रखी है। इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसके जो ज़्यादातर फ़ायदे हैं वो यही देखा गया है, जहाँ एबनॉर्मल सेल्स हैं, जैसे आपकी जिल्द की, ये काफ़ी मुफीद है काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी हार्ट की नालियों में भी ये मुफीद है किसी हद तक। आपकी जो गुर्दे की है और आपके अंतड़ी की अंदरूनी जो एपिथेलियम है, उसकी मेंटेनेंस में इसका काफ़ी काम होता है। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को रखा है, लेकिन इनको बहुत प्रॉपरली स्टडी करने के लिए कई साल लग जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस डोज़ पे ये जाके इफ़ेक्ट करती है, और ये भी नहीं अभी पता कि कैंसर को किस हद तक ये स्लो करती है। मगर ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सिर्फ मिर्ची इलाज है होगी। इस वक्त ये कहा जा सकता है आपके देखने और सुनने वालों को कि अगर खुदा न खास्ता उनको शक है, तो सबसे पहले आप उसकी तशखीस कराएं किसी मुस्तनिद जगह से, मुस्तनिद डॉक्टर से, चाहे वो ब्रेस्ट का है, चाहे कोलन का है। अगर उनमें खून की बिला वजह कमी हो रही है, उसकी अर्ली डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर उनकी सर्जरी हो सके तो वो क्योरेटिव होती है। अगर सर्जरी नहीं हो सकती, वो कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, आमतौर पर एक तासुर ये पाया जाता है कि सुर्ख मिर्च से ज़्यादा जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बल्कि कुछ लोग तो ये रिकमेंड भी करते हैं कि आप खानों में बजाय इसके कि आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, आप काली मिर्च इस्तेमाल कर लें। तो क्या इसका भी कोई फ़ायदा है? काली मिर्च के बहुत सारे फ़वाइद हैं। उसमें बायोपेपरिन होती है, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव API है। देखें, काली मिर्च खाली खाना से तो इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा खानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत थोड़ा निकलता है काली मिर्च में से। लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि वो आपकी जो विटामिन K है या कैल्शियम है, उसको एक्टिवेट करती है, और आपको जैसे जोड़ों की तकलीफ़ है तो उसमें बहुत फ़ायदा देती है, आपकी जिल्द की मर्ज़ों में बहुत फ़ायदा देती है, आपकी हार्ट अटैक्स में उसका काफ़ी फ़ायदा देखा गया है, जिगर की बीमारियों में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। तो जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ने इन चीज़ों में बहुत शिफा रखा हुआ है, और अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा की जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला ने खुद ही उसका इलाज पैदा किया है। डॉक्टर साहब, आपकी बात बजा है कि अल्लाह ताला ने, और जितनी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के लिए फ़ायदा ज़रूर है, और बस ये हमें ख्याल रखना है कि हमें बहुत ही एक इतदाल पसंदी का मुजाहरा करना है, ताकि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। तो वैसे मैं ज़ीशान आपसे जानना चाहूँगी, लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादा पसंद है? नहीं, लाल मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे खित्ते में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है ना कि कुछ लोगों को बातों से भी मिर्चें लग जाती हैं। आप बात किसी और तरफ ले गए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो चलें, इन्हीं की बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा नीलम मुनीर की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों दुबई पुलिस के CID ऑफिसर मोहम्मद राशिद के साथ अपनी शादी की तस्वीर शेयर की। दुबई में जब दूल्हे को अरबी लिबास में देखने के बाद बाज़ सोशल मीडिया सार्फी ने नीलम मुनीर पर सिर्फ दौलत की खातिर अमीर शख्स से शादी करने का इल्ज़ाम भी लगाया। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी भी है और हर कोई इस पर बात कर रहा है। अदाकारा हिना रिजवी ने भी नीलम मुनीर की हिमायत की थी और एक अहम बात कही कि मौशी तौर पर मुस्तहकम शख्स से शादी करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा और अमली फैसला भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों हमारी सोसाइटी ऐसी चीज़ों को जो है वो तनकीद की इज़्ज़त पर रखती है। बिल्कुल ज़ीशान, और इसके अलावा ये सवाल भी अहम है कि बतौर खातून जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए शरीक हयात का इंतखाब करती हैं,
तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है? क्या दौलत या माशी इस्तेहकाम कोई गैर मेयारी चीज़ है? इसी तमाम चीज़ों पर, इन्हीं तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है मारूफ लाइफ कोच अख्तर अब्बास साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अख्तर साहब, ये खबर तो आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी। जी बिल्कुल गुजरी। आपने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी, वीडियोस वगैरह। मुझे ये बताइए कि ये जो हमारा तनकीद करने का तरीक़ेकार है या नीलम मुनीर पे तनकीद की जा रही है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? अच्छा, मुझे ये लगता है हमेशा से कि जो चीज़ हासिल नहीं होती लोग उस पर दुख का इजहार करते हैं। दौलत ना मिले तो दुखी होते हैं, खूबसूरती ना मिले तो दुखी होते हैं। यानी अब उसको अच्छा मिल गया है तो इस पे जो वो अंदर से एक महरूमी का एहसास है, जेलसी फैक्टर। एग्जैक्टली जेलसी फैक्टर है। वरना दुनिया भर में जितनी खूबसूरत औरतें हैं वो कभी भी नॉर्मल या कम पढ़े लिखे लोगों या कम दौलतमंद को कभी भी पसंद नहीं करती। फेयर इनफ। यानी अभी पिछले दिनों में इंडिया की लिस्ट देख रहा था कि जो खरबपति हैं इस वक्त 7, वो 7 के साथ खूबसूरत औरतें हैं जिन्होंने अरबपति लोगों को मुंतखब किया और दोनों की दौलत मिल के ज़्यादा हुई। बिल्कुल। अच्छा, इसी तौर पे इसी रीजन से औरतें, पाकिस्तान में भी जिन खूबसूरत औरतों ने शादियाँ की, कभी भी किसी को गरीब से तो नहीं करता, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, अपनी औलाद का फ्यूचर सिक्योर और करती अख्तर साहब, मेरे हाल में ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है ये भी हमें बता दीजिए कि वो अपने माशी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखें। ज़ाहिर बात है उनकी लायबिलिटी के हवाले से बात हो रही है, जिम्मेदारी के हवाले से बात हो रही है, तो ये चीज़ ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। और हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, तो डेफिनेटली। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको टच करें, अच्छा, पाकिस्तान में शोबिज़ की औरतों सब ने अक्लमंदी ये नहीं की। अच्छा, कुछ ने की, लाइक फिरदौस ने की तो उसने फिरदौस मार्केट बनाई। कुछ को हमने बिल्कुल ख्वार होते भी देखा, यानी जो अपने ज़माने में टॉप की थी बेचारी बाद में रुल गई। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इंतखाब ठीक नहीं किया। आप उस वक्त पे जब आपको ये करना चाहिए, हर फैसले का एक वक्त होता है, तो जब आप वक्त पे फैसला नहीं करते वो वक्त गुजर जाता है और फिर आप किसी खाते में भी नहीं रहते, लोग आपको मुड़ के भी नहीं देखते। लेकिन फिर वो सारे कहाँ जाएंगे ना जो इतने अमीर नहीं है लड़के, वो उनका भी तो कोई होगा। वो कहते हैं ना उन कि लड़कों का क्या कसूर हर है? लड़की जो है वो अपने लिए शहजादा ढूंढती है, कोई साइकिल वाला नहीं ढूंढती। ये ज़िशान साहब सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अभी हम लड़कों के दिल में नहीं झांकते। अच्छा, सिर्फ लड़कियों की अभी बात कर क्योंकि उन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि लड़के बेचारे शादी करें तो मर्द हजरात आपसे खफा हो जाएंगे इस बात पर। अच्छा, उनके भी दिल में सारी झांके। दुनिया से खफा होते हैं, मुझसे भी हो गए। इससे क्या फर्क पड़ता है जी। अच्छा, खवातीन को सिर्फ दौलत नहीं देखनी चाहिए। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो सिर्फ दौलतमंद है वो और भी औरतों को अफोर्ड कर रहे होते हैं। वेल सेड। तो इसलिए आपको वैल्यू वाला मर्द चाहिए होता है जो आपकी कदर करे। एक हदीस भी है कि अल्लाह से हमेशा वो मांगो जो तुम्हारी कदर करे। अभी आप देखें जितनी 2-4 हमारी खवातीन जिन अमीर लोगों के घर गई हैं तो वो इसलिए खुश हैं कि उनकी कदर करते हैं। उसके बाद उन्होंने, इवन रीमा के मियाँ ने भी कोई और अफेयर नहीं किया और ही इज कमिटेड विद द गर्ल। और इसी तौर पे चाहे अब सैयद नूर की ले लें, यानी जब आप अपने उस रिश्ते में कमिटेड होते हैं और करेक्टर के साथ फिर जीते हैं तो उसके बाद आप अपनी औलाद के लिए भी आसानी करते हैं, उस खातून के लिए भी आसानी करते हैं। अदरवाइज ये हो कि अगर बहुत ही खूबसूरत और अमीर बंदे से शादी, वो जगह जगह मुंह मारता फिरे, तो जो आप पे बीतती है, नहीं आप चाहे मलका हुस्न क्यों ना हो, आप वो जो इग्नोर होना है या रिजेक्टेड वाला फीलिंग है वो अंदर से मार देती है। अख्तर साहब, आपकी इसी बात को सेकंड करते हुए कि मौशी इस्तेहकाम एक चीज़ है, खूबसूरत होना एक चीज़ है, दीगर कौन सी ऐसी जो है वो क्वालिटीज़ आपके ख्याल में होनी चाहिए कि जो एक खातून के लिए वो देखे कि मर्द में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिसको मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ जो है वो रिलेशन बना सके? अच्छा, फीस माना, जो मेरे पास जो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं फैमिली काउंसलिंग के, तो कुछ चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है। लाइक लड़की के एंगल से तो जिस घर में उसने जाना वो घर छोटा होना चाहिए, यानी घर के अफराद कम होने चाहिए। अच्छा। जितने अफराद ज़्यादा होते हैं, हमारी बच्चियों को, लोगों को एंगेज करना नहीं आता। सर, हमारे तो सोसाइटी में जॉइंट फैमिली को एक कल्चर समझा जाता है या एक रिवाज समझी जाती है, तो ये असरअंदाज होती है उस पर? मैं आपको सच बताऊं, सबसे ज़्यादा नाखुशी की वजह ये है। अच्छा, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली, ठीक है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में भी जो माँ का रोल है, माँ बुनियादी तौर पर मालकन के अपने आप को समझती है, अपने बेटे को वो 100% अपना रखना चाहती है। शादी के बाद नहीं रहा जा सकता। उस लड़की को वो 20% भी मोहब्बत दे
तो 80% उसके पास रह गई। तवज्जो। हाँ जी, मोहब्बत बेटे की, ठीक है, अताअत, ठीक है। उस पे वो गुजारा नहीं करती। सो नतीजतन जो लड़की जाती है, जितनी मर्जी खूबसूरत हो, मालदार हो, पढ़ी लिखी हो, हर घर में जाके वो पिटती है और इग्नोर होती है, ज़हनी अमराज का शिकार होती है, डिप्रेशन में जाती है। ऑब्वियसली एक घर में पूरी जिंदगी गुजारी, उसके बाद दूसरे अच्छा, घर में लड़का गए उसको तो बैलेंस नहीं कर पाता। चूंकि देखें, अरब में भी ये था कि जब शादी होती थी तो लड़के को साथ का खेमा अलग बना देते थे, वहाँ भी सास ससुर का कुछ तसव्वुर नहीं था। हमारे यहाँ तो जो ऐसा जालमाना, ये इतना ज़्यादा इसकी ग्रिप है कि लड़की को साथ आप उसको स्पेस भी नहीं देते। अभी देखें, दफ्तर में हम कोई नया बंदा हायर करते हैं, नई बंदी हायर करते हैं, उसकी जगह होती है, बिल्कुल उसकी होती है। रिस्पेक्ट होती है, उसका इख्तियार होता है। बिल्कुल। धीरे धीरे वो ग्रो करती है और एक वक्त आता है उसकी हेड बनती है, तो आप उसकी ग्रूमिंग का पूरा उसको असिस्ट करते हैं। घर में ये नहीं करते। जिन घरों में जिनको पुराने जमाने के जो लोग थे, वो अपनी बहुओं को आते स्पेस देते थे, खानदानी लोगों को लेके आते थे और धीरे धीरे उनको चाबियां भी दे देते थे, घर भी दे देते थे। लेकिन आप अगले को टीज करने के लिए जब ये करते हैं, फिर मामला खराब होता है। सो बच्चियों को ये जरूर देखना चाहिए जिस घर में जा रहे हो उनकी वैल्यूज कैसी हैं, वैल्यूज, और वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सर मुझे लगता है कि सब कॉन्टिनेंट में ही इस तरह की चीज़ जो है वो पाई जाती है, और हमने अपना जो मोस्टली इस तरह की कल्चरल चीज़ें हैं वो हमने अडॉप्ट की हैं शायद इंडियन माशरे से, इंडियन कल्चर से। इत्तेफाक करते हैं इससे? बिल्कुल, ये ऐसा है। हम चूँकि आमतौर पे नकल करने वाली कौम है, यानी हम अपना मुंह लाल कर लेते हैं। उनकी फिल्मों में वो शादियों पर डांडिया होता था, हम वो करते थे। उनकी फिल्मों पे लड़कियों ने बाजू नंगे कर लिए, शादियों पे हमने वो किया। अब वो डांस करती हैं, हम वो भी करेंगे। यानी जो करते हैं। हाँ जी, जो वो करेंगे हम वो करेंगे और भुगतेंगे। अच्छा अख्तर साहब, मुझे ये बताइए कि शादी जैसा एक जाती फैसला है हर इंसान का, उसमें दूसरों की राय कितनी अहम है और दूसरों की राय को आपको किस हद तक वैल्यू देनी चाहिए? जिस तरह हम नीलम मुनीर के केस को देख सकते हैं, उन्होंने अपने शरीके हयात का इंतखाब किया, उनकी मर्जी, उनकी वैल्यू, वो अपनी ज़िंदगी कैसे इंसान के साथ गुजारना चाहती है वो जानती हैं, लेकिन लोगों की पार्टिसिपेशन अंदर इतनी है जैसे उन्होंने कराई हो, उनको पसंद नहीं आया। इस हवाले से बताइए। इसका वैसे आसान तरीका जो दुनिया में माना जाता है जी, वो ये है कि जो जेलस लोग होते हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं या डिसग्रेस करते हैं, उनका इग्नोर करना बनता है। ठीक है। जब हम उनको वेट देते हैं, कंसिडर करते हैं, तो ना सिर्फ चीज बढ़ती है, एक पूरा बैलून होता है। यानी अभी का देख लें कि 2-3 हफ्ते कुछ चीजों ने हाइप में रहना होता है, ऐसा ही है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा करो तो दुखी भी होंगे। तो इन लोगों को तो इग्नोर करना चाहिए, ये कभी बाज नहीं आएंगे। अच्छा, इनमें सिर्फ दूसरे लोग नहीं है, हम भी होते हैं। यानी कोई हमें अगर नापसंद हो, हम उसके बारे में बात करते हैं। असूली तौर पर ये थोड़ा दूसरों को स्पेस। तो किन की बात को वैल्यू देनी चाहिए? किसी की तो बात को अच्छा, वैल्यू उनको देनी चाहिए जो आपके खैर ख्वाह, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको जानते होते हैं। जो अनजाने लोग कभी आपकी टांगे खींचे, कभी आप पे कमेंट करें, ना वो आपको जानते हैं, ना आपकी ज़िंदगी के अहदाफ को जानते हैं, ना आपकी खुशी को जानते हैं, ना गम। एक बंदी ज़िंदगी में बहुत महरूमी देख के आई है, तो आप सोचिए उसका हक है कि वो ऐसी ज़िंदगी देखे जिसमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें खूबसूरती हो, जिसमें आगे बढ़ने का, इवन लोगों को जलाने का भी हो। यानी ये उसके कपड़े देख के वैसे सारी ख़वातीन अरबपति जाती हैं। अब इसको असल में अरबपति मिल गया। यानी मैं अलिफ वाला अरब नहीं कह रहा, एन वाला अरब कह रहा हूं। तो अब ये जलसी भी है कि उसको क्यों मिल गया? मुमकिन है कोई और भी ढूंढ ले जाके। गॉसिप्स तो सर सब लोग कर रहे हैं, जिस तरह से ये टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया, आप समझते हैं कि इसका एक नेगेटिव रोल है हमारी लाइफ में? अगर हम पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे तो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं, इस पर जो है वो बात कर रहे हैं, और ये क्या अफेक्ट होता है रिलेशन पर इस तरह से? अच्छा, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हर मीडिया असर करता है। एक ज़माने में घरों से लड़कियाँ इसलिए भागती थी, कोई फिल्में देखती थी, फिल्मों में हीरो को देख के, उसका ग्रैंडयर, उसकी खूबसूरती देख के लाहौर में आए दिन लड़कियाँ भाग के, अभी ड्रामों को देख के लोग भाग के आते हैं। तो इम्पैक्ट तो हर जगह पड़ता है। अच्छा, जो बहुत महरूमी होती है वो बाज़ दफ़ा आपको बड़ा रिस्क लेने पे आमादा करती है, और उस रिस्क में बाज़ दफ़ा जान भी जाती है, इज्जत भी जाती है। यानी ये हमेशा रहता है। सोशल मीडिया में चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जो वेले बैठे हुए हैं, यानी कोई काम नहीं होता। आप सोचें कि जो लोग जॉब करते हैं 8-10 घंटे, जिनको ज़िंदगी में आगे जाना वो तो काम कर रहे होते हैं,
और जिनके पास कोई बड़ा टास्क नहीं होता, बड़ा जिंदगी का विजन भी नहीं होता, वो सारा दिन बैठे लोगों पे तबसरे कर रहे हैं, हर बंदे पे। हमारे यहाँ इतनी नफरत कभी नहीं थी जितनी अब है। जो अब है। अख्तर साहब, किसी आखिर बंदे में को नहीं छोड़ते। आखिर में बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहूंगी, लाइफ कोच हैं आप, इस चीज़ को बेहतर अंदाज में जानते हैं कि जब भी कोई खातून फैसला करती है तो उस पर बहुत तनकीद की जाती है, उसको बहुत क्रिटिकली एनालिसिस में लाया जाता है, लेकिन जब कोई मर्द फैसला कर लेता है तो फिर हम देखते हैं उसकी बहुत सारी वजूहात, एक्सक्यूजेस दी जाती हैं कि ये भी हो सकता है। जैसे आप दूसरी शादी को ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, क्या कहेंगे इस बिहेवियर के बारे में जो सोसाइटी में चंद रोज पहले ऑस्ट्रेलिया से एक सामने में चला, 6 फुट का है, खूबसूरत है, एस्टैब्लिश्ड है। उसने कहा मैंने बड़ा घर बनाया, बड़ी मेरी स्पोर्ट्स कार है, और उसको शादी नहीं हो रही थी, उसके अब्बा नहीं थे, शादी नहीं हो रही थी। तो उसको मैंने तरीका बताया, उसने शादी हो गई। लड़की बहुत खुशगवार, खुश मिजाज। अच्छा। तो 10 दिन बाद उसको मुझे कॉल आया, सर मैं तो डिप्रेशन में हूँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहते हम तो दोनों खुश थे, मेरी माँ कहती है कि यार तुम लोग इतने खुश हो, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, अरे हमको गलत लड़की तो नहीं ले आए। हाँ। अच्छा, फिर उसने नक्श निकाला कि हम चूंकि तुम तगड़े हो, वो कमतर घर की है, इसलिए तुम लोग खुश, इसलिए तुम्हारे बच्चे का क्या बनेगा। अच्छा, यही बात उसकी नानी ने कही, दोनों ऑस्ट्रेलिया में वही नानी ने कही। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें तो रिश्ता नहीं मिल रहा था, अब मिली है तो तुम्हें तो उसको पैर धो धो के पीने चाहिए, उसके साथ खुश रहो। आप सोचें कि एक बंदे के पास हर चीज हो, लोगों की बातें सुन जी हाँ बिल्कुल, लोगों की बातें जो है वो इग्नोर करनी चाहिए। अगर दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए, जो अफोर्ड कर सकता है। गुनाह करने से बहुत बेहतर है आप कानूनी तरीके से अपना, आपको दूसरी शादी करने की जरूरत कब पेश आती है? जब आपकी बीवी आपको ठीक से अटेंड नहीं करती, आपको खुशी नहीं देती, आपको ठीक से मोहब्बत से कमेंट नहीं करती। अच्छा सर, ये वो टॉपिक है जिस पर खवातीन अक्सर भड़क जाती हैं, तो इस हवाले से जो है वो पहले आपने मर्दों को खिलाफ किया, अब आप खवातीन को भड़क जाती है, अपना नुकसान कराती है। इस हवाले से जो है वो हम फिर कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इस बारे में जो है वो कर रहे थे। पाकिस्तानियों का वो हाल है कि किसी के बारे में भी जब बात करते हैं ना, तो सारी चुगलियां करके, गॉसिप्स करके कहते हैं कि छोड़ो हमें क्या इससे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी पते की बात की है ज़ीशान। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुनो पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कहा यह जाता है कि दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम भी अच्छा लगता है, लेकिन जज्बात का बहुत गहरा ताल्लुक होता है मौसम के साथ। कुछ लोग सर्दियों को एंजॉय करते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं मौसम को जज्बाती और शदीद स्ट्रेस के साथ गुजार रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पसंदीदा कामों से भी बेजार दिखाई देते हैं और लाताल्लुक भी हो जाते हैं। बिल्कुल ज़ीशान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये अलामात डिप्रेशन और एंजाइटी की हैं जो साल में किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। ताहम सर्दियों में आम तौर पर खुशबाश और पुरुमीद इंसान भी इससे मुतासर हो जाता है, पता नहीं क्यों। जी हाँ, तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि ये कैफियत दरअसल एक सिंड्रोम है जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी सीजनल डिप्रेशन कहा जाता है। ये एक ऐसा जहनी मसला है जो ख़ास तौर पर सर्दियों में ज़्यादा नुमाया होता है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी वजूहात क्या हैं और ऐसे अफराद जो इस कैफियत का शिकार होते हैं उनका इलाज कैसे मुमकिन है। और इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सदाकत अली साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अलामात बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, और ख़ुसूसन ये मौसम के साथ जो सामने आती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं? ये क्या चीज़ है असल में जो कि हमें नज़र आ रही है? एक तो आप रवायती तौर पर सुनते हैं मौसम बदल रहा है, हर चीज़ का इल्ज़ाम हम थोड़ा सा अगर मौसम पे डाल दें तो मौसम कुछ कहता नहीं है। तो दुनिया में हमेशा मौसम को डिस्कस किया जाता है, वो इसी वजह से किया जाता है कि मौसम के असरात इंसानों पर होते हैं, चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, उसके असरात होते हैं क्योंकि हम केमिकल बीइंग हैं। इंसानों का बहुत सारा ताल्लुक ऐसे करोड़ों केमिकल से है जो उसके जिस्म में चल रहे होते हैं, और केमिकल्स का जो एक्शन होता है उसका टेम्परेचर से, रोशनी से, इन चीज़ों से बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे बुखार हमें होता है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो किसी नुकसान के लिए नहीं होता बल्कि बीमारियों से फाइट करने के लिए हमारा टेम्परेचर ऊपर आता है। और अगरचे 103-4 हो जाए तो वो बजाते खुद एक डेंजरस चीज़ बन जाता है। लेकिन जो हल्का फुल्का टेम्परेचर होता है वो इसलिए होता है कि हमारे जिस्म में केमिकल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएं।
सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है और जब सर्दियां आ रही होती हैं तो लोग परवाह नहीं करते, शुरू में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें लगता है कि कोई सर्दी अभी नहीं आ रही, तो लोग डिले कर रहे होते हैं अपने कपड़ों को चेंज करने में कि सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों के मुताबिक कपड़े पहने, वो गर्मियों के मुताबिक पहने, अपने इम्यून सिस्टम के साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते तो वो विल पावर से चल रहे होते हैं। तो कुछ दिन के बाद सर्दी जो है वो हमेशा कुछ दिन के बाद आप पर बुरा असर डालती है। अच्छा। गर्मी फौरन आपको फौरन, महसूस होने बिल्कुल। लगती है, आप एकदम पंखा ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, लेकिन जब सर्दियां आती हैं, यानी अगर आप लाहौर से नथिया गली या किसी ऐसे इलाके में भी जाएं तो आपको जाते ही सर्दी नहीं लगेगी, आपको 1-2 दिन लापरवाही आप करते हैं तो उसके बाद फिर शदीद लेकिन डॉक्टर साहब ये सीजनल डिप्रेशन की अलामत क्या है, ये बताइए, सिम्टम्स क्या नज़र आ सकते हैं हमारी बॉडी पे, और ये दूसरी डिप्रेशन से कैसे मुख्तलिफ है? देखो, एक तो मूड नीचे रहता है, यानी अच्छा महसूस नहीं होता, प्लेयर फील नहीं होता, इंसान लाइवली नहीं होता, थोड़ा विड्रॉन सा हो जाता है। अब देखिए तमाम कारोबार भी सर्दियों में थोड़े नीचे चले जाते हैं। इसकी एंग्जाइटी भी होती है कि सर्दियों में हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं, बहुत सारे काम हम पोस्टपोन करने लगते हैं, स्लगिशनेस हो जाती है। सर्दियां नेचुरली दिन और रात में भी फ़र्क आ जाता है, दिन छोटा हो जाता है, रात ज़रा लंबी हो जाती है, इवनिंग्स जो है ऐसे लगता है कि ख़त्म होने को ही नहीं आएंगी। और एक और चीज़ भी होती है कि हमें नींद की तरफ गलबा सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा होता है और जो खुशी का केमिकल है वो ज़रा कम बनता है, नींद का केमिकल ज़रा ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से नींद जो है वो थोड़ी सर्दियों में बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात लोग 12-12 घंटे जब सोते हैं तो उससे भी जिस्म में एक हाइबरनेशन जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक ऐसा पीरियड जिसमें आप समझते हैं कि काम वाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और चीज़ों का दुनिया में लुत्फ़ उठाने का रुझान कम हो जाता है, लोगों से मिलने मिलाने का रुझान कम हो जाता है और फिर ये सब कुछ ज़िंदगी में करना तो ज़रूरी होता है। तो हमें फिर इंसानों से भी थोड़ी बेजारी हो जाती है, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोग हमसे मिलने ना आए, तो ये सारी चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव हैं। अच्छा, आम तौर पर जो है ना ये बात की जा रही होती है कि ये कहा जाता है कि जी तुम इतना उदास क्यों हो, तो जवाब मिलता है कि मौसम ही उदास है। तो अच्छा ये बताइएगा कि इससे निजात कैसे मुमकिन है, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है? एक तो 2 बुनियादी चीज़ें हैं जो सर्दियों में ख़राबी पैदा करती हैं, एक कम रोशनी और दूसरा लो टेम्परेचर। तो सिंपली अगर आप अपनी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थोड़ा रेज़ करें और रोशनी तेज़ रखें, यानी बेहतरीन चीज़ जो है उसका रोशनी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आज तो खैर लाहौर में सूरज खूब चमक रहा है, अचानक सुबह मौसम बदला हुआ नज़र आता है और लाहौर में सर्दियों का मौसम कोई इतना शदीद भी नहीं होता। अभी लोग इससे घबरा ही रहे होते हैं कि सर्दी चली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां सर्दी अक्टूबर नवंबर में आ जाती है और मार्च तक चलती है, तो 5 महीने वहां जो ख़ास तौर पर ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको बड़ी दुश्वारी होती है और वहाँ फैसिलिटीज़ भी कम हैं, वहाँ बिजली का ना होना, गैस का ना होना, फिर गुर्बत के मसाइल। तो आप सोचिए कि सर्दियों के बारे में बहुत एक डर खौफ पाया जाता है ठंडे इलाकों में कि बुज़ुर्ग कहीं बीमार ना पड़ जाएं, दुनिया से ना चले जाएं और ज़्यादातर वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं वो दुनिया से जाते हैं सर्दियों में। तो हमें सर्दियों में अपने बुज़ुर्गों की खुसूसी एहतियात करनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों की एहतियात करनी होती है वो खुद नहीं कर सकते, तो बुज़ुर्गों की एहतियात भी करनी होती है वो खुद नहीं कर सकते। मसनूई लाइट भी रखी जा सकती है जो कि आँखों में बराह रास्त तो ना पड़े लेकिन ऊपर से लाइट कमरे में बहुत ज़्यादा हो, और अगर कहीं आपकी कोई किसी खिड़की से रोशनी आ रही है तो उसको आने दें, कोशिश करें कि जो रोशनी का जो एक्सपोजर है वो ज़रा जारी रखें। और जो छोटा दिन भी हो उसमें देख लें कि किस मौके पे, जैसे धूप में बैठना, बराह रास्त नहीं लेकिन रोशनी में बैठना, कुछ धूप का होना इंसान के ऊपर कुछ ना भी हो। डॉक्टर साहब ये तो पहले भी हमारा वैसे आजकल भी ट्रेंड है कि जिस तरह छत पे बैठना, किन्नू एंजॉय करना, माल्टे खाना और धूप में बैठ के स्पेशली, ये चीज़ भी बहुत बेहतर होती है। अच्छा, ये जो आपने अभी इलाज बताया है कि आप रोशनी में बैठे ताकि आपकी बॉडी क्लॉक को पता चले कि इस टाइम पे आपने एक्टिव होना है, इसके अलावा अगर कोई स्वेयरली इस डिप्रेशन के अंदर है
तो उसको किस तरह कमरे से, बेड से उठाया जाए, उसका मूड बेहतर बनाया जाए? क्या कोई मेडिकेशन है या थेरेपी है इस हवाले से? दो चीज़ें, एक तो एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे लोगों के लिए कारआमद हो सकती हैं जिन्हें हर साल इसका सामना होता है। ये 5% लोग होते हैं, कोई बहुत अक्सरियत को ये ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में 5% ऑन एवरेज लोग हैं जिनको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर परेशान करता है। तो जब वो सीज़न आता है तो वो उस महीने, जब अभी सर्दी शदीद नहीं आई, तो कम से कम 3 हफ्ते पहले एंटी डिप्रेसेंट डॉक्टर के मशवरे से वो शुरू कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। और जो CBT है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें आप अपने थॉट्स पे, मूड पे कॉन्शियसली काम करते हैं, बिहेवियर पे कुछ काम करते हैं, अपने आप को कुछ चाको चौबंद रखते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, चाहे घर के कमरे में ही आप करें, बिल्कुल। तो अपनी एनवायरनमेंट को थोड़ा बना के रखना, यानी एनवायरनमेंट को डल ना रखें, और रोशनियाँ और रंग और इस तरह की चीज़ें, और लोगों से मिलना जुलना तर्क ना करें, कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट करें। जैसे हमारे यहाँ रवाज है एक दूसरे के हाथ जाना, तो चाय पे चले जाना, हाई टी एंजॉय करना, और गपशप के लिए इंसानों चले को जाना। जो अवॉइड करने की जो पॉलिसी दुनिया भर में है, वो उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसानों का तरक्की का मामला ही दूसरों से मिलने जुलने से कनेक्टेड है। वैसे आप देख रहे हैं कि वेस्ट में लोग इंसानों को अब मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एयरपोर्ट पे जाएं तो उनका वास्ता किसी बंदे से ना पड़े, वो चेक इन खुद ही हो जाएं। ये जो चीज़ों को आउटसोर्स करने की भी लोग कोशिशें करते हैं कि किसी बंदे से वास्ता ना पड़े। बहुत कम होता जा रहा है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि किसी लड़की को ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, कम लोग। अच्छा, असल चीज़ ये है कि आप अपनी स्किल पे काम करते हैं कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं। लोग थोड़े हों, लोग ज़्यादा हों, डील आपने उनसे एक ही तरह करना है। अगर आपको 4 लोगों से डील करना आता है तो इसका मतलब है कि आपको 40 से भी आता है, क्योंकि वो सेम है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली ये कनेक्टेड हैं। अब जब डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर का भी साथ इशू हो जाता है, दीगर इश्यूज हो जाते हैं, तो ये कितना अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, आपकी मेंटल हेल्थ को? कुदरती बात है कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है और फिर आपको ज़ुकाम हो गया है, जो सर्दियों का एक आम तोहफा है, तो इन चीज़ों से थोड़ा बचने के लिए वक्त से पहले तैयारी करना, प्रोएक्टिवली तैयारी करना। गर्मियों के मौसम की इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो आपको मौका देता है कि आप उसके मुताबिक अपने एडजस्टमेंट जैसे चाहें स्लोली कर लें। लेकिन सर्दियों के मौसम की तैयारी आपको अप फ्रंट करनी चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आप ठिठरने लगें तो फिर आप स्वेटर पहनें। थोड़ा कबल अज़ वक्त, ख़ास तौर पर जो एल्डरली हैं और छोटे बच्चे हैं, क्योंकि नौजवानों में ज़रा एनर्जी ज़्यादा होती है और वो थोड़ी गफलत भी करें तो उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी केयर नहीं कर सकते, बुज़ुर्ग अपनी केयर नहीं कर सकते, तो उनकी केयर कुछ दूसरे फैमिली मेम्बर्स को करनी चाहिए। सही। और सर्दियों की जो तैयारी है वो एक प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे लाहौर का मौसम है ऐसा कि वो दिसंबर में शदीद सर्द मौसम आता है, तो नवंबर में आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, जबकि नवंबर में एहतियात करनी शुरू कर देनी चाहिए। यानी वो सारी आप तैयारी कर लें कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमने ये ऐसे टाइम गुजारना है। ठीक है। और बीच में रोशनी का, टेम्परेचर का, इन चीज़ों का ख्याल, एक्टिविटी का, अपने बिजनेस को नई शक्ल देना, क्योंकि सर्दियों में बिजनेसेस भी डाउन होते हैं, इकोनॉमी डाउन होती है, तो उन चीज़ों से भी इंसानों के मूड पे बुरा तमाम चीज़ें अगर जो है वो मद्देनज़र रखी जाएं तो डेफिनेटली इस एंग्जाइटी से या डिप्रेशन से छुटकारा जो है वो मुमकिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लुब्बे लुबाब इसका ये है कि चाय की दावतें सर्दियों में ज़्यादा होनी चाहिए, मछली की दावतें सर्दियों में ज़्यादा होनी चाहिए, मिल बैठना चाहिए, ताकि ये जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है इससे हम बच सकें, छुटकारा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, अब मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक अहम इंटरनेशनल न्यूज़ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 2015 में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने वाले, मुसलसल 2 इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। 53 साला जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की जानिब से नए सरबराह का इंतखाब के बाद अपने ओहदे को छोड़ देंगे। जहाँ बताया जा रहा है कि हालिया अरसे में लिबरल पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात में इजाफा हो गया था और अवामी रायमा के जायज़ों में भी उनकी मकबूलियत में कमी देखी गई थी, और यही दबाव जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। कनाडा में अगले आम इंतखाबात अब अक्टूबर 2025 में होने की तवक्को है और इब्तदाई सर्वे के मुताबिक इन इंतखाबात में
कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़तरी हासिल हो सकती है। इस अहम इंटरनेशनल इशू पर आने वाले दिनों में भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो खासे जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहलाए थे, क्योंकि 2 बार वो इंतखाबात भी लोगों ने बड़ा पसंद किया था इनको ज़ीशान। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कैनेडियन क्लास के लिए, इमिग्रेशन क्लास के लिए, जो लोग स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये साल ज़रा मुश्किल होने वाला है उनके लिए। तो नाजरीन, इसी एक खबर के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब बात करेंगे कुछ शहर कायद की। तो एक बार फिर कराची इंटर के नताइज पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर ने पूरे कराची को हिला के रख दिया है। मैट्रिक में 85 और 90% नंबर लेने वाले तलबा की बड़ी तादाद फर्स्ट ईयर में फेल हो गई है। फर्स्ट ईयर के नताइज में प्री मेडिकल में सिर्फ 33%, जबकि प्री इंजीनियरिंग में 29% तलबा कामयाब हो सके। अच्छा, वैसे नौजवानों के तलबा के मुस्तकबिल का मामला है, इस पर सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर जो है वो सियासत इस पर की जा रही है। सियासी जमातों की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने इल्ज़ाम लगाया है कि जानबूझकर कराची के तलबा का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, उन पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कराची के तलबा को इस तमाम तर सूरत हाल से गुजारा जा रहा है और इसलिए फेल किया जा रहा है ताकि अंदरूनी सिंध के लोगों को आगे लाया जा सके। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हुकूमत ने तनाज़े का नोटिस ले लिया है और चेयरमैन इंटर बोर्ड को ओहदे से हटा दिया है। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को इजाफी चार्ज दे दिया है। सिंध में नताइज के मामले पर ये कोई पहला और नया तनाज़ा नहीं। इससे पहले MT-CAT के नताइज और पेपर लीक होने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद पेपर जो है सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर टेस्ट दोबारा भी लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध मोहम्मद अली राशिद साहब। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इस तरह के तनाज़ात सामने आते हैं। पहले MD-CAT वाला मामला सामने आया था और अब ये इंटर के नताइज वाला मामला जो है वो सामने आ गो कि इस पर एक कमेटी भी बना दी गई है जो कि अब इन्वेस्टिगेशंस भी करेगी, लेकिन वजह क्या बनती है इस तरह की चीज़ों की? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिगाड़ होता है काफ़ी जगह और यहाँ भी हमारे नज़र में आया और उस पर हमने स्विफ्ट एक्शन लिया। जैसे आपने खुद ही कहा कि उनको सस्पेंड भी किया, चेंज भी किया, मगर साथ साथ हमें अपने तालीमी इदारों को, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो मेयार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे लोग, जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ के निकल रहे हैं, उनको और मेहनत करने की भी ज़रूरत है। ये किसी सोची समझी साजिश के तहत नहीं हो रहा, मगर कहीं भी अगर किसी की वजह से ऐसा हुआ है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो उस पर हुकूमत सिंध ने फौरी तौर पे एक्शन भी लिया और उसको बेहतर करने के लिए राशिद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू डिफर कि इस तरह का मामला हमेशा सिंध में सामने आता है, हम कहीं और पर इस तरह की चीज़ें नहीं देखते हैं। इसकी वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है? देखिए, सिंध में मैं आपको बताऊँ, कराची ख़ास तौर से, कराची हमेशा सियासत की नज़र होता रहा है। ऐसी कुछ पार्टियां हैं जो कराची में अपनी सियासत चमकाती हैं, वो कराची को इस सूबे का हिस्सा नहीं समझती, जबकि उर्दू बोलने वाले हो गए, मैं खुद उर्दू बोलने वाला हूँ और हम कराची आइट्स हैं, हम कराची को ओन करते हैं। ये तासुब क्रिएट करना, ये सब चीज़ें करना, जब ये ऐसी चीज़ें आप जहन साजी लोगों की करेंगे तो ऐसी चीज़ें तो उभर के सामने आएंगी। और बिगाड़ आप मुझे आज सिंध में ही नहीं, पंजाब से लेके KP से लेके बलूचिस्तान, कौन से महकमे में नहीं है, कौन सी हुकूमत में नहीं है, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, हर जगह है। मगर राशिद साहब, आपकी बात बजा है, बट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके सामने है। तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज हैं, सियासी जमातें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। मुझे बताइएगा, नताइज में बेज़ाब्तियों के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त की गई है? देखें, दो चीज़ें, इसकी तो इंक्वायरी हो रही है ना, दो चीज़ें इमीडिएटली हमने कर दी हैं कि जो बोर्ड के जो हेड थे उनको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, इंक्वायरी बिठाई गई है और एक कमेटी बना के, अब देखें, अगर इस चीज़ को हम डिफेंड करें, अगर हम कहते हैं नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या नहीं सब सही है और इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, तो आप हमसे कहते हैं हाँ कि शायद आप शरीक जुर्म हैं, कोई है बात,
मगर जैसी चीज़ें मंजर-ए-आम पे आई, पता चला, हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस पे बिल्कुल इंक्वायरी, मगर देयर आर टू साइड ऑफ द स्टोरी। अगर ऐसा है तो इसको इसकी तह तक पहुंचा जाएगा और इसके खिलाफ एक्शन होगा, और एक ऐसा एक्शन होगा कि जो परमानेंटली चीज़ों को सुधार सके, कि ऐसी चीज़ आइंदा आने वाले वक्तों में नहीं हो। और जो पार्टियां यहाँ हैं जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। हमारे तुलबा हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उनके फ्यूचर का सवाल है, मुस्तकबिल का सवाल है। तो चीज़ें हैं सही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब उस पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बच्चों के मुस्तकबिल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अली राशिद साहब, आपकी बात बजा है, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि लिसानियत की बुनियाद पर बहुत सी चीज़ें होती रही हैं, और अब भी शायद यही इशू बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी सिंध के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बजाय इसके कि उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं उन्हें भी सामने लाया जाए। तो इस हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल ऐसा तासुर दिया जाता है, मगर मैं आपको कहूँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर किसी शख्स की ख़राबी की वजह से, एक शख्स की ख़राबी की वजह से, या चंद लोगों ने इनके ज़ाती अमल या किसी वजह से उन्होंने कुछ चीज़ की, उसको एक लसानी रंग दे दिया जाए और कहा जाए कि जी बिल्कुल ये उर्दू बोलने वालों के साथ ज़्यादती हो रही है, या ये बाकी लोगों को फेवर, तो ये मेरे ख्याल से बात मुनासिब नहीं है। ऐसी मुल्क में हम रह रहे हैं जो आजकल पोलराइज वैसे ही हम हो चुके हैं, इतने डिफरेंट सतह पे हमें लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। अगर कोई इंतज़ामी गलती है, कोई इंतज़ामी मामला है, डेफिनेटली इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत इस बारे में शफाफ इन्वेस्टिगेशंस करेगी और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें इस पर सज़ा भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ है ज़ीशान के बच्चों के मुस्तकबिल को ना सियासत में घसीटा जाए, क्योंकि उनका फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे फ़नकार से जो लाहौर की तारीखी मकामात कथक डांस के ज़रिए लोगों को माजी की दुनिया में ले जाता है। 8 साल तक रक्स की बाकायदा तरबियत हासिल करने के बाद ये नौजवान शालामार बाग, कामरान की बारादरी और लाहौर किले में जब भी परफॉर्म करता है तो देखने वाले दाद दिए बिना नहीं रह सकते। जहाँ क्लासिकी रक्स के फ़रोग में कोशा वलीद कामरान इनका नाम है, और इनसे मुलाकात करा रही हैं हमारी साथी रिपोर्टर रुबीना यूसुफ। तो आइए देखते हैं। कामरान कथक डांसर हमारे साथ मौजूद है। कितना जबरदस्त डांस करते हैं आप। कहाँ से शौक पैदा हुआ? मैम, माय नेम इज वलीद कामरान, आई एम क्लासिकल कथक डांसर। आई प्रैक्टिस दिस डांस फॉर 8 years। अच्छा, 8 years। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप बचपन में थे, बहुत छोटे थे, क्या बनना चाहते थे? मुझे बचपन से डांस का बहुत शौक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ही क्यों जाकर डांस करते हैं कि एक ऐसे मकामों पर? नहीं, ये है इधर ही। ठीक है। उसका जो हेरिटेज साइड है, और हेरिटेज का हेरिटेज के साथ अगर मिलाप होता है तो सोने पे सुहागा होता है। हाँ, आप नेचुरल साइड्स के अंदर भी कर सकते हो, जैसे पहाड़ी इलाका हो, वादी हो, आबशार हो। मैंने किया, आबशार में भी बड़ा किया हुआ है, और माउंटेन वैलीज में। पर मैं सोचता हूँ उसमें जितना यहाँ में मज़ा आता है। हाँ, आप टेम्पल्स के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि टेम्पल डांस भी रह चुके। एक्चुअली इसका जो कथक की जो हिस्ट्री है 5000 साल पुरानी। ओके, तो आपने कहाँ से सीखा ये कथक डांस? मैंने अलमराट कौंसल। और मैं आपको एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, मैडम जरी पन्ना जी। अच्छा। जो मैं आज हूँ ना, उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था कि तुम्हें ये
कथक सीखना चाहिए और तुम्हारा बॉडी के अंदर कथक का। जबरदस्त। अच्छा, आप यूँ बहुत करते हैं, इसका क्या मतलब है? ये मुजरा कहते हैं सलाम को। ओके, मुजरा सलाम को कहते इसको मुजरा सलाम को कहते हैं। ओ जबरदस्त। एक्चुअली ना वो जरा लोगों ने ना द लैक ऑफ इन अवेयरनेस, उनको पता नहीं है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता नहीं है वो मुजरा को टे ड्रामा को कहते हैं ना कि मुजरा मस्ती समथिंग लाइक। आई थिंक तो मुझे एक और परफॉर्मेंस कर लेना। ठीक है, प्लीज आप दिखाइएगा कि आप किस तरह से कहते हैं परफॉर्मेंस। तो मैं सिंपल था, अब मैं हिस्ट्री लाइफ हो गई है, जिंदा हो गई है। क्या आप इतना ज़्यादा डांस करते हैं? मैं तत्कार करूंगा वैसे ही, जो हस्तक के साथ। ओके, ता तई तई तत आ तई तई तत ता तई तई तत आ तई तई इतना जबरदस्त। आ तई तई तत। आप भी डांस करें। मुझे नहीं आता होगा। हाँ नहीं, ता तई तई तत ता तई तई तत आ तई तई तत ता तई तई तत आ तई। मुझे सीखने से भी नहीं आएगा, बहुत ही परफेक्ट। हाँ। हाँ ठीक है, अगर आपको शौक है तो भाई तो मेरे घर आ सकते हैं, मैं सिखाता भी हूँ और मैं चार्जेस लेता हूँ। मेरा नंबर वैसे अगर नोट कर ले, जिसने मुझे अगर इवेंट पे बुलाना, मैं इवेंट पे भी तब चला जाता हूँ। तो आपको कितने पैसे बन जाते हैं अगर हम थोड़ी इनकम की बात करें तो? मैं 10,000 या 15,000 लेता हूँ। बस 10 से 15,000? क्योंकि मैं इतना और कितने घंटे आप परफॉर्म करते हैं? मैं कोई 5 मिनट का कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा है तो प्योर एक सूफी, एक कथक और कुछ इंडियन जो वैदिक स्क्रिप्चर में मैं डांस कर लेता हूँ। तो आपका फेवरेट डांसर कौन है? ये तो आपने मुझे बता दिया, बहुत मुझे अफसोस होता है। काश बिरजू महाराज जो है कथक के, वो अब दुनिया में नहीं है। मैं उनका शिष्य में मैं चला जाता और मैं चाहता मैं उनसे मैं सीखता। गत परन चलने का दास चलत फिरत होता है, एक कहानी होती है उसके अंदर भी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है कि गत पहले छोटी एक गतें होती हैं, धा किरना गुनात, धा किरना तुनात, धा किरना तुनात, धा किरना तुनात, ता धिनी धिनी तक धा गिनी गिनी तक। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई है जैसे कि इन्होंने क्लासिकल डांस को जिंदा रखे हुए हैं और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं करता, और ये आते हैं और इस तरह से जो टूरिस्ट लोग हैं उन्हें एंटरटेन करते हैं। और इनकी जो एक खासियत है, जैसे इनका कोई दोस्त नहीं है और ये अकेले आते हैं, डांस करते हैं और फिर कोई बस मेरा ये अगर दोस्त इसको बनाया है। कोई कुछ कहता भी है तो ये एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, जैसे डांस से। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जो कथक की इस डांस फॉर्म को ज़िंदा रखे हुए हैं, और पुराने ज़मानों में बादशाहों के दरबारों में इस तरह की चीज़ें जो है वो हुआ करती थी शायद, और हम आजकल की मूवीज़ जो पुराने ज़माने की वो चीज़ें दिखाती हैं उसमें देखते हैं। और ज़िशान आपने देखा उन्होंने फॉर्म्स के हवाले से भी बताया है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।